नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि भैया सीटेट का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का दोनों पेपर हो चुके हैं। यहां पर हम जो बात करेंगे वो पर्यावरण अध्ययन का, नहीं पेपर फर्स्ट की बात करेंगे। पर्यावरण अध्ययन के आंसर की आपको दी जाएगी, मिलान कर लीजिएगा। प्रश्न ऊपर नीचे हो सकते हैं लेकिन यहाँ पर आंसर आपको सटीक बताया जाएगा, तो स्किप नहीं करना है। हर पार्ट की, हर विषय के अलग अलग वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगी। थोड़ा सा पेपर हमें लेट मिला, इसलिए यह वीडियो भी लेट बन रहा है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो जल्दी जल्दी हम पार्ट को अपलोड कर देंगे। हम एक निवेदन आपसे करेंगे कि थोड़ी बहुत देर में आप हमारे चैनल पर विजिट करते रहिएगा, क्योंकि वीडियो ज्यादा अपलोड होंगे तो नोटिफिकेशन शायद आपके पास ना जाए, तो चेक करते रहिएगा। तो पर्यावरण अध्ययन के आंसर की हम देखेंगे। देखिए 61वां प्रश्न से शुरू था। ईवीएस आपका पूछा गया था प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन का एक शिक्षक कुछ बच्चों की गतिविधि कराने के दौरान कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का अवलोकन करता। आप सभी को पता है कि भैया 30 प्रश्न होते हैं ईवीएस में, तो इनमें कितने नंबर आ रहे हैं ये जरूर बताइएगा कमेंट्स के माध्यम से, है ना। तथा उसका एक वर्णनात्मक टिप्पणियां भी दर्ज करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का उपकरण हो सकता है? पोर्टफोलियो, अवलोकन सूची, उपाख्यात्मक अभिलेख या फिर रेटिंग स्केल। करेक्ट आंसर होगा आपका पोर्टफोलियो, है ना। सरल सा प्रश्न था, सभी ने इसको सही किया होगा, एक नंबर जोड़ लीजिएगा यदि आपने पहला आंसर टिक किया हो तो, है ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, भैया मोहन कक्षा 5 का एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है। वह अपनी कक्षा में निम्नलिखित गतिविधि को श्यामपट्ट पर लिखता है। अपने माता पिता और दादा दादी के समय पानी की उपलब्धता के बारे में पता करें और उसकी वर्तमान स्थिति में तुलना करें। उपरोक्त गतिविधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त रणनीति होगी? सबसे उपयुक्त रणनीति के बारे में पूछा गया था। साक्षात्कार, भूमिका निर्वाह, परियोजना या फिर चर्चा करना। तो यहाँ पर परियोजना आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। ज्यादा समय नहीं लूंगा, जल्दी जल्दी मैं आपको बता रहा हूं, है ना। मिलान कर लीजिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पर्यावरण अध्ययन की एक रचनावादी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया नहीं होती हुई दिखाई देती है? नेगेटिव प्रश्न पूछा गया था भैया। करेक्ट आंसर क्या होगा? 63 का करेक्ट आंसर होगा कि बच्चे सिर्फ जाने पहचानने वाले हल कर रहे हैं। बच्चे सिर्फ जानने पहचानने वाले हल कर रहे हैं, ये आपका करेक्ट आंसर होगा सेकंड वाला, है ना। जो बड़े विकल्प होंगे उसको नहीं पढ़ूंगा, छोटे विकल्पों को पढ़ लूंगा, जो क्योंकि उसमें ज्यादा समय आपका खराब नहीं होगा। डायरेक्टली आंसर में बताऊंगा यदि बड़े प्रश्न हो तो, है ना। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, भैया राकेश कक्षा 5 का एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है। वहां अपनी कक्षा में बच्चों से एक गतिविधि करने के लिए कहता है, जिसमें सभी बच्चे यहाँ अवलोकन करते हैं कि कौन सी वस्तु पानी में तैरती है और कौन सी पानी में डूब जाती है। गतिविधि के उपरांत कुछ बच्चे शिक्षक से पूछते हैं कि कुछ वस्तुएं पानी में डूब जाती है और कुछ वस्तुएं पानी में तैरती है, ऐसा क्यों है? निम्नलिखित परिस्थिति में एक शिक्षक को क्या सबसे उपयुक्त करना चाहिए, ये आपको बताना है। 4 विकल्प हैं, कूट में आपको आंसर देना है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर आंसर बताऊंगा भैया। प्रत्येक बच्चे को निरीक्षण करने, अपने टिप्पणियां दर्ज करने और उन टिप्पणियों का अर्थ बताने की आजादी दे। साथ में प्रत्येक बच्चे को परिकल्पना करने, परीक्षण करने और गतिविधि आधारित सामान्यकरण करने का अवसर प्रदान करे। ये बी और सी दोनों विकल्प आपके करेक्ट होंगे। तो बी और सी कहां पर है? आपके पहले वाले विकल्प में, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था आपसे, वो देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया था, भैया नीचे दिए गए कथनों पर ए और बी पर आपको विचार करना है और कौन सा सही है कौन सा गलत है इसका जवाब आपको देना है। देखिए सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल थे, है ना। दूसरा विकल्प दे रखा, कथन भी दे रखा कि सन 2007 में कल्पना चावला अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला थी। देखिए अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला थी, लेकिन कल्पना चावला नहीं थी। कौन थी? सुनीता विलियम्स। कौन थी? सुनीता विलियम्स। तो ये आपका जो बी वाला विकल्प है वो गलत हो गया, यानी कि आपका आंसर क्या होगा भैया? ए तो सही है लेकिन बी गलत है। कहां पर है? दूसरे वाले विकल्प में, और यही सही, ए सही परंतु बी गलत है ना। चलिए 66 प्रश्न है आपका। निम्नलिखित प्रश्न पर आपको अभिकथन और कारण को आगे रखना है और कथनों को ध्यान से पढ़कर विकल्प का चयन करना है। कथन, अभिकथन और कारण दोनों दे रखे, है ना। इसमें सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम थीम पर आधारित है और प्रत्येक थीम अंतर संबंधित है। बिल्कुल सही कथन है आपका पहला वाला, या फिर कह सकते हैं कि अभिकथन सही है, क्योंकि जो पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम है वो थीम पर आधारित होता है। कारण पढ़ लेते हैं भैया। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को थीम आधारित रखने का सबसे मुख्य कारण है कि इसके हर थीम की गहरी समझ बनती है और हर थीम की शुरुआत सवालों से होती है। देखिए इसमें सवालों से नहीं होती है ना, तो दूसरा वाला जो कारण है वो आपका गलत होगा। तो क्या होगा आपका सही आंसर? भैया जो अभिकथन है वो तो सत्य है, लेकिन कारण क्या है? असत्य है। इसका मतलब आपका जो दूसरा वाला विकल्प है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। 67 पढ़ लेते भैया, विकल्प क्या है? निम्नलिखित प्रश्न में अभिकथन और कारण वही प्रश्न है ना। यहाँ पर अभिकथन और कारण को बदल दिया गया है। पढ़ लेते हैं भैया क्या है।
एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक के पाठों में आम जिंदगी की वास्तविक घटनाओं, रोजमर्रा की समस्याओं और आज से जुड़ी कुछ ज्वलंत समस्याओं को रखा गया। बिल्कुल रखा गया है, ये सही है आपका भी कथन। कारण पढ़ लेते भैया। इन सभी समस्याओं पर बच्चे खुलकर बहस कर सकें, समस्याओं के अवगत हो, उसके प्रति संवेदनशील बने और सही समझ बना सके। बिल्कुल कारण भी आपका सही, बिल्कुल सरल सा प्रश्न था। यदि आप पढ़ेंगे तो आंसर आपके सामने होगा। भैया अभिकथन और कारण दोनों सही है, और साथ में ये भी आपको पता होना चाहिए कि कारण और अभिकथन की सही है दोनों व्याख्या कर रहे हैं। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था, देखिए यहाँ पर ये 67 था, ये 68 है ना। थोड़ा सा मैं लिख देता हूं क्योंकि कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। 68 प्रश्न है आपका कि अर्चना कक्षा 4 की एक पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका है। वहां अपनी कक्षा में बच्चों के 2 समूह बनाती। कितने समूह? 2 समूह। और विद्यालय में यूनिफॉर्म होनी चाहिए या नहीं, इस विषय पर वाद विवाद गतिविधि कराती है। अर्चना ने अपनी कक्षा में वाद विवाद क्यों कराया? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण नहीं हो सकता? देखिए यहाँ पर नेगेटिव प्रश्न पूछा गया। हर बार मैंने पहले भी कहा है कि भैया प्रश्न को हर बार आपको अच्छे से पढ़ना है। क्या करना है? अच्छे से पढ़ना, तभी आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे, तभी आप उत्तर को पहचान पाएंगे, टिक सही कर पाएंगे, है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए सही आंसर मैं डायरेक्टली बता देता हूं भैया। कक्षा में बच्चों की अपनी राय रखने के लिए प्रोत्साहित मिलता है। और आपका डी वाला विकल्प होगा, वाद विवाद से बच्चे अपने साथियों को ज्ञान का आकलन कर लेते हैं। जो तीसरा वाला विकल्प होगा ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 68 का तीसरा वाला, है ना। चलिए 69 को देख लेते हैं। अभिकथन और कारण दे रखा है यहां पर भी कि जिन बकरियों के बालों से मुलायम पश्मीना शाल बनाए जाते हैं वे लगभग 5000 मीटर ऊंचाई में पाए जाते हैं जहां बहुत सर्दी पड़ती। सभी को पता है, सरल सा है भैया, ये अभिकथन सही है। ये दूसरा देख लेते हैं भैया कि इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों के परत उग आते हैं। ये भी सरल सा प्रश्न है ना। दोनों आप पढ़ेंगे, आपके सामने उत्तर होगा कि भैया दोनों सही है और आर जो है वो एक ही व्याख्या करता है। ये भी आपका सरल सा प्रश्न है, आपने करेक्ट कर दिया होगा सभी ने, है ना। फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। 70 क्या है भैया? 70 प्रश्न है आपका कि एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यपुस्तक के अध्याय 4 खाए आम 12 महीने। देखिए प्रश्न को हमें ध्यान से पढ़ना है ना, उसके बाद आंसर देना है। खाए आम 12 महीने में आम पापड़ बनाने की कहानी है तथा ताकि न सिर्फ प्रक्रिया और तकनीक को बच्चे समझे बल्कि पकाने और संरक्षण कौशल को भी सहारा सके, है ना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार इस पाठ के माध्यम से ईवीएस पढ़ाने का कौन सा सामान्य उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है? यहाँ पर जो सामान्य उद्देश्य है उसके बारे में पूछा गया है। कौन सा उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है? तो प्राकृतिक परिवेश से किसी प्रकार से विभिन्न वस्तुएं बनाई जा सकती है और उन पर चर्चा की जा सकती है। तीसरा वाला जो विकल्प होगा ये आपका करेक्ट होगा। चलिए दूसरा प्रश्न वही अभिकथन और कारण पढ़ लेते हैं भैया। क्या है? 71 का जैव मात्रा एवं जीवाश्म ईंधन दोनों ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। बिल्कुल दोनों परंपरागत स्रोत है। पारंपरिक स्रोत वे हैं जिनका स्वभाव नवीनीकरण होता है। देखिए वो नवीनीकरण नहीं होते, है ना, पारंपरिक स्रोत। तो आपका जो दूसरा वाला विकल्प है यानी कारण आर है वो गलत है, यानी कि ये तो सही है और आर गलत है। दूसरा वाला विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, है ना। चलिए बंगाल की खाड़ी पर समुद्र तट वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है? बहुत सरल प्रश्न है, काफी बार इन प्रश्नों को कराया गया है। आपका आंध्र प्रदेश होगा, है ना। कौन सा होगा? आंध्र प्रदेश होगा 72 का आंसर। चलिए अगला प्रश्न 73। ऐसा पाया गया है कि बच्चों के सीखने और प्रगति का अवलोकन करते समय कुछ गलतियां हो जाती हैं। यह गलतियां हमारे पूर्वाग्रहों का परिणाम हो सकती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना एक पूर्वाग्रह के रूप में दर्ज नहीं होनी चाहिए? देखिए यहाँ पर नेगेटिव प्रश्न आपसे पूछा गया है। सही आंसर क्या होगा? 73 का करेक्ट आंसर होगा आपका किसी एक विषय और उसके किसी एक क्षेत्र की परीक्षा से जुड़े पूर्व परिणाम, है ना। ये जो पूर्वाग्रह है या फिर सूचना है ये दर्ज नहीं होनी चाहिए। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए 74 देख लेते भैया। 74 पूछा गया था और सरल सा प्रश्न था भाई, गाय के आगे के दांत छोटे तथा पीछे के दांत पतले और बड़े होते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है भैया? उसे काटती है और घास को चबाती है ना। सरल सा प्रश्न, क्रमशः घास काटने के लिए और घास को चबाने के लिए, है ना। फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। 75 क्या कह रहा भैया? 75 कह रहा है कि एक व्यक्ति मृत समुद्र या खारी झील में नहीं डूबेगा भले ही वहां तैरना ना जानता हो। इसकी वजह यहां पर पूछा गया है और ये भी सरल सा है, यानी कि ईवीएस आपका जो पोर्शन है या पार्ट है वो काफी सरल पूछा गया। ज्यादा यहां पर कह सकते हैं कि
ज्यादा मॉडरेट पेपर नहीं था, सरल सा प्रश्न था, सरल से प्रश्न रखे गए थे। आंसर आपका होगा समुद्र के पानी का उच्च घनत्व, है ना, इसके कारण फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। 76 क्या कह रहा है, बच्चा विभिन्न कुशल कार्यों जैसे खेती और दैनिक जीवन में उनकी विरासत बुजुर्गों से का वर्णन करता है। उपरोक्त कथन है, जो कथन है इसके बारे में पूछा गया है, तो ये क्या है भैया, सीखने का सूचक है। क्या है ये, सीखने का सूचक है, दूसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, भैया उबला हुआ दूध पेट में पचने में कितना समय लेता है, निम्नलिखित में से सही उत्तर को चुने। देखिए यहाँ पर यदि पर्टिकुलर किसी जानवर का नाम लेते तो वो अलग बात हो जाती, यहाँ पर जानवर का पर्टिकुलर नाम नहीं लिया गया है। आंसर होगा आपका 5 घंटे। कितना होगा, 5 घंटे। 78 को देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल तत्वों से बना है, समूह केवल तत्वों से बना है भैया, टीन, लिथियम, सोडियम, तीसरा वाला विकल्प आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। 79 को हम देख लेते हैं, भैया क्या कारण है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में किस्से और कहानियां को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है। क्यों दिया गया है, ये कारण आपको यहाँ पर बताना है और कूट में बताना है। कारण कैसे बताना है, कूट में बताना है। कौन सा प्रश्न है आपका 79, बिल्कुल 79 का आंसर क्या होगा आपका, क्योंकि बच्चे कहानी के पात्रों से अपने आप को आसानी से जोड़ लेते हैं, इसलिए इनकी पाठ्य पुस्तकों में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। साथ में किस्से और कहानियां समाज को पसंद है, इसलिए इनको पर्यावरण के पाठ्य पुस्तकों में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। सीओडी, सीओडी कहां पर है, आपके दूसरे वाले विकल्प में है और यही आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। 18, 80वां प्रश्न है आपका, एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की 5वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में पाठ 13 गोरवी जाने की अद्भुत यात्रा का वर्णन करती है। यहाँ पाठ निम्नलिखित में से कौन सी थीम का हिस्सा है। देखिए प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है। यदि सीधा सीधा भैया यहाँ गौरव जाने के बारे में पूछते तो आपका आंसर होता आपसी संबंध, लेकिन पूछा क्या गया है, थीम के बारे में। और ये कौन से थीम के अंतर्गत आएगा, तो ये आएगा परिवार और मित्र। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, फोर्थ वाला होगा, क्योंकि यहाँ पर थीम के बारे में पूछा गया है। भैया किस थीम का हिस्सा है, तो परिवार और मित्र का हिस्सा है। पहला जो फोर्थ वाला विकल्प है ये आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, ये 81वां प्रश्न है ना। अगला प्रश्न पूछा गया था कि दो भारतीय पक्षी वृक्ष या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं, ये दो भारतीय पक्षी कौन सी। काफी बार इस प्रश्न को बताया है, और जो प्रश्न इस वीडियो में इस प्रश्न पत्र में आए हैं लगभग आपको पहले हम आपको बता चुके हैं। आपका सही आंसर क्या होगा भैया, कलचिड़ी और वीवर पक्षी, फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। 82 को देख लेते हैं भैया, अभिकथन दिया हुआ है यहाँ पर हाथियों के, और सरल सा है। जितने भी आपके कारण अभिकथन दिए हैं सब सरल है, जरा दिमाग लगाने की उनमें आवश्यकता ही नहीं थी। क्या है भैया प्रश्न, हाथियों के झुंड में केवल हथनियों और बच्चे ही रहते, बिल्कुल करेक्ट हैं। हाथी 14-15 साल बाद झुंड छोड़ देते और अकेले रहते, ये भी बिल्कुल करेक्ट हैं। यानी कि दोनों अभिकथन और कारण सही हैं, और दोनों जो कारण है वो अभिकथन का सही व्याख्या करता है। फोर्थ वाला जो विकल्प होगा ये आपका करेक्ट होगा। 83 को भी देख लेते भैया, यहां पर भी आपका कथन दे रखा फर्स्ट और सेकंड, ये देख लेते हैं सही है या फिर गलत। 83 का देख लेते भैया, एनीमिया के कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते हैं और उनमें फुर्ती भी कम होती है, बिल्कुल सही है। एनीमिया बच्चों की शारीरिक और दिमाग तंदुरुस्ती पर असर करता, बिल्कुल करता है। यानी कि दोनों फर्स्ट तथा सेकंड सही है ना। 84 को देख लेते हैं, निम्नलिखित में से सही को मिलान करना है, ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर से प्रश्न पूछा गया है भैया। करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा बिहू क्या है, असम का है। पहला वाला ही विकल्प आपका करेक्ट होगा, है ना, बाकी गलत है। इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, जब आपको इसकी पूरी डिटेल देंगे उस पर हम चर्चा कर लेंगे। देखिए ये प्रश्न पूछा गया था और सरल सा था, ज्यादा दिमाग लगाने की इसमें आवश्यकता नहीं थी। क्या है प्रश्न, एक व्यक्ति ने 30 जनवरी 2023 को नई दिल्ली स्टेशन से बेंगलुरु के लिए ट्रेन पकड़ी। ट्रेन नई दिल्ली से 17 घंटे पर चली और 17 घंटे पर 31 जनवरी 2023 को बेंगलुरु पहुंची। यानी कि 17 घंटे ये हो गए आपके, 17 घंटे से 17 घंटे चली, यानी कि टोटल कितने घंटे हो गए आपके, 24 घंटे। 24 घंटे ट्रेन चली, यानी कि दिल्ली से बेंगलुरु पहुंच गई कितने घंटे में, 24 घंटे में। यदि नई दिल्ली और बेंगलुरु के बीच की दूरी लगभग 1776 किलोमीटर थी, तो ट्रेन की पूरी यात्रा की औसत गति क्या आती। औसत गति ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको भैया, 1776 में आपको 24 का भाग दे देना है और आपका आंसर आ जाएगा कितना, 74। कहां पर है 74, ये रहा, ये आपका आंसर होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था, पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे कम होती दिखाई देगी। प्रश्न को दोहरा लेते हैं, पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित कक्षा में पूछा गया है कि इनमें से कौन सी क्रिया सबसे कम
होती दिखाई देगी। करेक्ट आंसर आपका होगा यहाँ पर बच्चों की गतिविधि के अनुसार बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन होता दिखाई देगा। पहला वाला जो विकल्प होगा ये करेक्ट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था आपसे कि आज अब भारत में कितने बजे हुए हैं? 10 AM और आज ही लगभग मध्याह्न, मध्याह्न का मतलब 12 बजे। कितने बजे? 12 बजे ना। मध्याह्न का मतलब क्या होता है? 12 बजे होता है। तो पूछा गया आज ही लगभग कहां पर 12 बजे हुए हैं? तो जापान में होंगे। कहां पर? जापान में। बी या सेकंड वाला जो विकल्प होगा ये करेक्ट होगा आपका। अगला प्रश्न पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था भैया, और कौन सा प्रश्न है ये? आपका 88 है ना। तीन और प्रश्न बचे आपके, जल्दी फटाफट करवा देते हैं हम। तो सिद्धि एक कक्षा 4 की शिक्षिका है। वहां अपनी कक्षा में बच्चों को एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का पाठ 10 हुतुतुतु पढ़ाने के लिए सभी बच्चों को वहां खेल के मैदान में ले जाकर कबड्डी खिलाती है। खेल खेलने से पहले वहां सभी बच्चों को इस खेल के नियम भी बताती है। शिक्षिका इस खेल को खेलने से पहले बच्चों को नियम क्यों बताती है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है? जो नियम बताए जा रहे हैं शिक्षिका के माध्यम से, वो क्यों बताए जा रहे हैं, क्या कारण है? उपयुक्त कारण का आपको यहाँ पर पता करना है। तो क्या होगा भैया? पता होगा आपका कि यहाँ बच्चों का ध्यान इस ओर खींचनी चाहती है कि खेल की तरह ही जीवन में भी हम नियम बनाते हैं। पहला वाला आपका करेक्ट होगा। डायरेक्ट हम डी पे चलते हैं क्योंकि डी वाला आपका करेक्ट होगा कि नियम बनाने से सभी बच्चों का ध्यान खेल की अपेक्षा नियम पर बहुत अधिक रहता है और वो सीख जाता है। तीसरा वाला जो विकल्प होगा ये आपका करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 89 प्रश्न है आपका कि एक शिक्षिका अपनी पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों को समूह में बांटकर विद्यालय में, ये 88 है ना, याद रखिएगा, हाँ, मौजूद उनके कुछ वस्तुएं इकट्ठे करने को कहता है। इसके बाद वहां बच्चों के साथ बैठकर उन वस्तुओं को विभिन्न समूह में बांटने के लिए कहता है। बच्चे वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर विभिन्न समूह में बांट देते हैं। शिक्षक के द्वारा इस गतिविधि को कराने का क्या सबसे उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है? तो उद्देश्य होगा आपका गतिविधि बच्चों के सभी अवधारणाओं की समझ विकसित करती है। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए 88 नहीं था ये, 89 था, है ना। अंतिम प्रश्न बचा आपका 90, ये लिखा हुआ है यहां पर 19 लास्ट प्रश्न है। ठंड के मौसम में छिपकलियां लंबी और गहरी निद्रा में चले जाते हैं। देखिए यहाँ पर आपका 30 प्रश्न समाप्त होने वाले हैं। बताना कितने नंबर आ रहे हैं। जितने भी अभी कथन आए हैं या कारण आए हैं बहुत सरल आए हैं, यानी कि पढ़ते ही आप उसको हल कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि ईवीएस का जो पार्ट है वो काफी सरल था, ज्यादा कठिन नहीं था। ठंड के मौसम में छिपकलियां लंबी और गहरी निद्रा में चले जाते, बिल्कुल करेक्ट है। कुछ ऋतुओं में कुछ जानवर लंबी गहरी निद्रा में चले जाते हैं, ये भी आपका करेक्ट है। यानी कि दोनों ए और बी सही है और बी जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। तो ये 30 प्रश्न आपको यहीं पर समाप्त होते हैं। हमने आपको आंसर बता दिया है। जरूर बताइएगा कि इन 30 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं। अगले पार्ट में जल्द ही मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।